नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद में अब यूएस की जो अलाइज कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल की कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, जिसको लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, ये इसी साल मार्च के महीने में इंडिया विजिट कर सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि भारत और ईयू के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है सेपा के फॉर्म में, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के फॉर्म में। वैसे आपको बता दें कि आज से 2 से 3 साल पहले 2023 की बात कर रहे हैं, जब लास्ट टाइम भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड है इसको लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे। लेकिन 2023 के टाइम में हरदीप सिंह निज्जर के इशू को लेकर जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने एक इशू क्रिएट किया, भारत के साथ में जो रिश्ते हैं इसे डैमेज किया। लेकिन मार्क कार्नी के आने के बाद में कहा यह जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसे फिर से रीस्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें बेसिकली फोकस किया जा रहा है एनर्जी को रीसेट करने में। आपको ये बता दें कि कनाडा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर कनाडा एनर्जी के मामले में अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो ये भारत के बिना मुमकिन नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, लुकिंग बियॉन्ड यूएस, कनाडा सेज रोड टू एनर्जी सुपर पावर रन्स थ्रू इंडिया। और जिस तरीके से भारत ईयू एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, उसी तरीके से यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में जो आगे आने वाले टाइम में एफटीए साइन होगा, इसे ओनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि कनाडा और भारत के बीच में 2.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर में यूरेनियम को लेकर डील करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स में भारत और कनाडा के बीच में जो पैक्ट्स हैं वो साइन किए जा सकते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये समझने वाले कि क्यों कनाडा आज के टाइम में भारत को लास्ट ऑप्शंस की तरह देख रहा है, जबकि कनाडा और चाइना को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि दोनों के बीच में एक ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन इसको लेकर ट्रम्प की तरफ से 100% टैरिफ इंपोज करने की बात की जाती है कनाडा के ऊपर में। और इसके जस्ट बाद में कैनेडियन पीएम के इंडिया विजिट की जो अपडेट है वो निकल के आती है। खैर, इसके मायने क्या है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। रिसेंट ईयू और भारत के बीच में एफटीए साइन करने के बाद में आपको बता दें कि जब भारत और ईयू के बीच में एफटीए साइन किया जा रहा था, उस टाइम में कनाडा के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो भी उस टाइम में भारत में ही मौजूद थे, जिन्होंने इस मदर ऑफ ऑल डील को अपनी आंखों से विटनेस किया है। इन्होंने इस डील के बाद में ये भी कहा है कि भारत ईयू के बीच जो एफटीए है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अगेंस्ट यूएस हेगेमनी के, जहां पर ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को एज ए वेपन की तरह यूज किया जा रहा है दूसरे देशों के ऊपर में। और इन्हीं की तरफ से रिसेंटली ये भी अपडेट दिया गया कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, ये अर्ली मार्च 2026 तक में भारत विजिट कर सकते हैं और एक की एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है ट्रेड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत के साथ में। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत के साथ में टाइज को डैमेज करने के लिए। हरदीप सिंह निज्जर के इशू को किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया ओनली अपने वोट बैंक के लिए, जिसके कारण भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो भी काफी बिगड़ चुके थे। लेकिन मार्क कार्नी के आने के बाद में कहा यह भी जा रहा है कि जो रिलेशंस है उसमें एक रिवाइटलाइज देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि कनाडा की इसे क्या मजबूरी रही जो यूएस से दूर और भारत के नजदीक आ रहा है। देखिए, आज के टाइम में कनाडा जो है ये ट्रेड के मामले में यूएस के ऊपर में हैवी डिपेंडेंट रखता है, जहां पर कनाडा की तरफ से 75% जो एक्सपोर्ट्स है वो यूएस में किए जाते हैं। और इसमें भी खासकर 98% से भी जो ज्यादा जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स है वो यूएस में किए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कनाडा जो है अपनी डिपेंडेंसी को यूएस से कम करना चाहता है। इसके बाद में ट्रम्प की तरफ से लगातार टैरिफ को लेकर यहाँ पर थ्रेट क्रिएट की जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है कनाडा के ऊपर में। जिस तरीके से आपने ट्रम्प के आने के बाद में देखा होगा कि कनाडा को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि कनाडा जो है ये यूएस का 51 स्टेट्स है। इवन कि मार्क कार्नी को कनाडा का पीएम नहीं, वो एक गवर्नर की तरह ट्रीट करते हैं। और जब कनाडा और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, उसी बीच में ट्रम्प की तरफ से कनाडा को यह कहा गया कि अगर आप डील करते हैं चाइना के साथ में तो हम आपके ऊपर में 100% जो टैरिफ है वो इम्पोज कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे अपने सोशल ट्रूथ में ट्रम्प ने साफ साफ ये लिखा था कि इफ कनाडा मेक्स अ डील विद चाइना it will immediately be hit with 100% टैरिफ अगेंस्ट ऑल कैनेडियन गुड्स। इतना ही नहीं, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि ट्रम्प की तरफ से 25% टैरिफ इंपोज किया गया था कनाडा के स्टील के ऊपर में और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स के ऊपर में। और इसी को लेकर कनाडा की तरफ से पब्लिकली ये एम्फेसाइज किया गया कि हम लोग अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। एंड बियॉन्ड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा अपने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को फॉर्म करने वाला है इंडिया के साथ में। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि इंडिया ही क्यों, जबकि कनाडा के पास में काफी ऑल्टरनेटिव्स है। तो कनाडा को ये बात अच्छे से मालूम है कि भारत का जो मार्केट साइज है ये काफी बड़ा है, 1.45 बिलियन पीपल्स
वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। करेंट ग्लोबल अनसर्टिनिटी में भी भारत की जो जीडीपी है ये 7 से 8% के बीच में है। और कनाडा ये बात अच्छे से मालूम है कि भारत को आज के टाइम में यूरेनियम के साथ साथ जो लिथियम है इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, जबकि ये चीजें अफ्रीका के साथ काफी रिस्की हो सकता है। चाइना के केस में इसे पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता है। और रही बात पॉलिटिकल अलाइनमेंट की, तो कनाडा और भारत दोनों जगह डेमोक्रेसी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, जबकि ये चीजें चाइना के केस में, अफ्रीका केस में ये काफी अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, जहां कनाडा और यूएस के बीच में जो टेंशन है काफी बढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। और इस बीच में कनाडा और भारत के बीच जो टेंशन थे उन्हें अब कनाडा रीसेट करना चाहता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, ये अब इंडिया विजिट करने वाले हैं। खैर मार्क कार्नी से पहले कनाडा के जो एनर्जी मिनिस्टर है टिम हॉक्सन, ये आज के टाइम में ऑलरेडी इंडिया में ही है। और जब भारत ईयू के बीच में एफटीए साइन किया जा रहा था, ये जो पर्सन है ये कंप्लीटली इस चीज को विटनेस भी किया है। और 26 जनवरी के दिन में भी इनके तरफ से एक प्रॉपर ट्वीट किया गया है और नीचे एक बात लिखी गई कि आई लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दिस वीक इन इंडिया। ये पूरी वीक इंडिया में रहने वाले हैं, लर्निंग मोर अबाउट व्हाट यूनाइट्स आवर टू नेशंस। खैर यहाँ पर इंडिया के जो हाई कमिश्नर है टू कनाडा दिनेश पटनायक, इन्होंने भी कहा है कि कनाडा और भारत के बीच में यूरेनियम को लेकर, एनर्जी को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको लेकर आगे आने वाला टाइम में एग्रीमेंट की जा सकती है जब कार्नी इंडिया विजिट करेंगे उस टाइम में। इसके साथ साथ जो टीम हॉक्सन है इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि भारत और कनाडा के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, यूरेनियम को लेकर और एलएनजी को लेकर एक पार्टनरशिप देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जहां इनकी तरफ से ये लिखा गया कि कनाडा की ये फर्स्ट फेडरल मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस है एट इंडिया एनर्जी वीक में, जिसमें आगे ये भी लिखते हैं कि इफ कनाडा वांट्स टू बी एन एनर्जी सुपर पावर वी नीड टू बी ट्रेडिंग अवर एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट। और यहाँ पर साइड में इंडिया का नाम लिखा गया है। लेकिन मार्क कार्नी की विजिट से पहले यूरेनियम डील को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में 2.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर में एक डील देखने को मिल सकता है। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो ये 189 बिलियन इंडियन रुपीस के बराबर है। और अगर यूएस डॉलर की बात करें तो ये 2 बिलियन डॉलर के आसपास में है। सो इस यूरेनियम डील को लेकर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक 10 साल का एग्रीमेंट हो सकता है भारत और कनाडा के बीच में, जहां पर कनाडा भारत को अगले 10 साल तक यूरेनियम को सप्लाई करता रहेगा, जिसका अल्टीमेटली फायदा यहाँ पर ये होने वाला है कि इससे इंडिया और कनाडा के बीच में जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क है ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। और इससे भारत की जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी आगे हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे। वो कुछ इस तरीके से कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर रिसेंटली भारत की तरफ से काफी अनाउंसमेंट की गई है, जहां हाल ही में शांति बिल को लाया गया जिसमें प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ को लेकर भी अनाउंसमेंट किया गया है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के तहत में। और आपको ये भी बता दें कि 2047 तक में भारत का टारगेट ये है कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करना चाहते हैं। और इसके लिए जो यूरेनियम है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हम लोग 2040 तक में अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 3 गुना और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो काफी सस्टेन होती है और क्लीन बेसलोड पावर की होती है, जो बेसिकली एआई डेटा सेंटर्स के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और रही बात कनाडा की, तो कनाडा अगर हमें लॉन्ग टर्म में यूरेनियम सप्लाई करता है तो इससे कनाडा की जो डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर में वो भी कम होती है। इसके साथ साथ स्टेबल प्राइसिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक फ्यूल सिक्योरिटी के लिए ये कनाडा के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कनाडा की बात अच्छे से मालूम है कि भारत अगर एनर्जी को लेकर डील कर रहा है तो ये कोई 1-2 साल के लिए डील नहीं करने वाला है। यहाँ पर ये तो 10 साल के लिए होगा या फिर 20 साल के लिए होगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले भारत की तरफ से जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है इन्होंने कतर एनर्जी के साथ में 78 बिलियन डॉलर का यहाँ पर एक लैंडमार्क डील किया था एलएनजी को लेकर अगले 20 साल के लिए। और कनाडा की क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि हम लोग कनाडा के क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी तरफ से भी कहा गया कि आज के टाइम में भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है, एंड इंडिया स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ दिस ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस, जहां भारत की जो एनर्जी डिमांड है वो कंटिन्यू यहां पर एक्सपेंड हो रही है। और 2050 तक में भारत की जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये 30 से 35% ये राइज हो सकता है। खैर, जब भारत और कनाडा के बीच में सेपा को लेकर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक तरह का एफटीए ही है। तो इस डील के बाद में जो भी टैरिफ आज के टाइम में भारत के गुड्स के ऊपर में और कनाडा के गुड्स के ऊपर में जो लगते हैं, इसे या तो 0 या फिर कम कर दिया जाएगा।
ट्रेड बैरियर्स यहाँ पर कम किए जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है इसे कम किया जाएगा। और ये इंडिया कनाडा बायलैटरल ट्रेड के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आज के टाइम में भारत और कनाडा के बीच में 10 से 12 बिलियन डॉलर का एनुअली यहाँ पर ट्रेड होता है। जबकि भारत और यूएस की बात करें तो 120 बिलियन डॉलर के आसपास में होता है, चाइना की बात करें 110 बिलियन डॉलर के आसपास में होता है। तो ऐसे केस में भारत भी अपने एक्सपोर्ट्स को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है। और अगर सेपा साइन होता है तो अगले 5 से 7 साल में भारत और कनाडा के बीच जो ट्रेड है ये डबल और ट्रिपल हो सकता है। काफी एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये 50 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच सकता है। खैर ईयू के डील के बाद में ओनली कनाडा ही नहीं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्राजील है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर लूला, ये भी इंडिया विजिट करने वाले। कहा यह भी जा रहा है कि ब्राजील और इंडिया के बीच में भी एफटी जैसे जो एग्रीमेंट है इसको लेकर बातचीत की जा रही है। और जिस तरीके से भारत पहले यूके के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में, ओमान के साथ में, इसके बाद ईयू के साथ में एफटीए को लेकर डील कर रहा है, ये क्लियरली ट्रम्प के लिए एक सिग्नल है कि आप अगर हमारे ऊपर 50% टैरिफ इंपोज करते हैं तो आप ही की जो अलाइज कंट्री है इनके साथ में भारत उसी के अकॉर्डिंग एफटीए साइन करता रहेगा। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।